हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एनसीईआरटी का चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन वन शॉट में कवर करेंगे। यानी एक लेक्चर में पूरी वीडियो हम लोग कवर करने पूरा लेक्चर हम लोग कर ये हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह वर्क करता है। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और बना के ला सकें। ये वीडियो उन लोग के लिए जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब कुछ ही टाइम बचा है सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो उनका बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट भी टाइम पे मिलती रहे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड है उनका, यूपी बोर्ड, सीबीएसई या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड, तो उसमें उनकी हेल्प उनकी प्रिपरेशन में और वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये चैप्टर जो है ये इससे पहले का जो चैप्टर था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो भी हमारा वीडियो उसका वन शॉट जो है हमारे क्लास 12 बायोलॉजी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, यानी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और क्लास 1 का वन शॉट पड़ा हुआ, अभी क्लास 2 का वन शॉट, चैप्टर 1 का वन शॉट पड़ा हुआ, और ये चैप्टर 2 का वन शॉट है। तो इसमें सबसे पहले ये कुछ हेडिंग्स है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और पार्चुरेशन लैक्टेशन। पूरे चैप्टर में हमको ये कुछ हेडिंग्स कवर करनी है और इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का फॉर्मेशन। मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, इंसेमिनेशन, यानी जब सीमेन का ट्रांसफ़र होता है, या कह सकते हैं मेल का ट्रांसफ़र, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवा यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद फिर जाइगोट जब बनता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन। और इसके बाद फिर इसका डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्टुला बनेगा। ब्लास्टुला को यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है ह्यूमन में, और वो यूट्राइन वॉल से यानी यूट्रस से वो इम्प्लांट हो जाता है ना, तब प्रेगनेंसी की स्टेजेस आती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन। और यूट्राइन वॉल से जुड़ना, एम्ब्रियो का यूट्राइन वॉल से जुड़ना, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और बेबी की डिलीवरी इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी के बाद फिर पार्चुरेशन हो जाता है, ठीक है। गेस्टेशन की प्रेगनेंसी के टाइम पर चलता रहता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं ये कब होती हैं, पुबर्टी के बाद होती हैं। जब पुबर्टी हो जाती है, यानी 12 या 13 ईयर के जब हो जाते हैं, चाहे जो गर्ल होता है या बॉय होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और 18 की एज आते आते 18 के अराउंड आते आते उन्हें सेक्सुअल मैचुरेशन देखने को मिलता है, या रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन देखने को मिलता है। तो उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं मेल में और फीमेल में, ठीक है। और मेल में स्पर्म तो पूरी लाइफ बनता रहता है, लेकिन फीमेल जो होती है उसमें ओवम जो होता है, ये एग होता है, वो कुछ टाइम तक बनता है, 50 ईयर्स के अराउंड तक बनता है, और बाद में सीज हो जाता है, रुक जाता है बनना। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को याद रखनी है, और एग्जाम में आ सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। जो लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, ज़्यादातर नीट के बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन इस टाइम पे कर रहे होंगे, क्योंकि अब बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, सीबीएसई यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट का बनना, इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
स्पर्म और गैमेट का फ्यूजन, जाइगोट बनता है, फिर इससे फिर होता है इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से जुड़ना। इसके बाद फिर प्रेगनेंसी की स्टेजेस आती हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, इसको बोलते हैं गेस्टेशन। और इसके बाद जो मैच्योर बेबी होता है वो बॉडी से उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और ये सारी चीज़ें पुबर्टी के बाद से स्टार्ट होती हैं। कोई जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, यानी गेमेट वगैरह का बनना जो होता है ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये कभी स्टार्ट होता है पुबर्टी के बाद से, 12 या 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये किस जगह पे होता है इसका हमें रीजन याद रखना, पेल्विस रीजन में होता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, एक पेयर टेस्टिस आता है, इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, ये पेल्विस रीजन में, यानी ये एब्डोमेन के नीचे के साइड अलग से स्क्रोटम भी बना होता है, तो उस स्क्रोटम के अंदर पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो पाउच के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस वगैरह 1 पेयर टेस्टिस देखने को मिलते हैं, और उसकी एक्सेसरी डक्ट्स देखने को मिलती है, वास्ट डिफरेंस, और ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, बल्कि उसमें जो है सेमिनल वेसिकल्स वगैरह और एक्सटर्नल जेनिटल पीनस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। टेस्टिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है टेस्टिस ही है। एक्सेसरी डक्ट्स जो होती हैं स्पर्म को कैरी करती हैं बॉडी के आउटसाइड, ग्लैंड वगैरह से इसमें सिक्रेशन जो है स्पर्म से आके मिलते हैं, ताकि स्पर्म जब उसका ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो ट्रांसफ़र के लिए जो लिक्विड जो होता है या सीमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सीमेन जो होता है इसका फॉर्मेशन ग्लैंड्स में ही होता है, सेमिनल वेसिकल वगैरह में। और एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस क्या करता है, ये ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, फीमेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें क्या क्या पार्ट है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ये स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम जो होता है ये बॉडी मेल में क्या होता है, अलग से एक पाउच होता है बॉडी के नीचे, एब्डोमेन के नीचे, और ये पाउच जो होता है इसके अंदर टेस्टिस होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्म को जो है कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी का टेम्परेचर से हमारे जैसे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो ये आप कह सकते हैं 8 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड है। तो इसको जो टेस्टिस होता है या स्पर्म जो होता है, स्पर्म के बनने में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन करता है, स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम जो होता है ये थोड़ा कूल बॉडी अदर बॉडी के ऑर्गन्स के टेम्परेचर से थोड़ा इसका टेम्परेचर लोअर होता है, थोड़ा कूल ऑर्गन है ये। तो टेस्टिस में जो होता है टेस्टिस में स्पर्म का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है जब वो स्क्रोटम में रहता है। तो यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें होती हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म बनता भी है और उसका डेवलपमेंट होगा, और इसके ऊपर फिर एपिडिडाइमस वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये इकट्ठा होता है स्पर्म, स्टोरेज स्पर्म का होता है। फिर इसके बाद वाल डिफरेंस आता है, ये वाल डिफरेंस बना हुआ ना ट्यूब पे जैसा स्ट्रक्चर, वाल डिफरेंस। तो वाल डिफरेंस से इसका ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का आगे की तरफ, यानी बॉडी के बाहर जाने के लिए ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का। तो आगे जब ये जाता रहता है स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, लाखों के अमाउंट में ये बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्या होती है, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल हो गई, ठीक है, ये बनी हुई है सेमिनल वेसिकल हो गई, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ठीक, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाती है। तो ये ग्लैंड जो होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी दी हुई है, लास्ट सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये बनी हुई है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों ग्लैंड जो होती हैं, ये ग्लैंड क्या करती हैं, ये ग्लैंड जो है सिक्रेशन बनाती हैं, जो सिक्रेशन सीमेन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सीमेन के फॉर्म में स्पर्म में मिल जाते हैं, स्पर्म इस सीमेन में मिल जाता है, और सीमेन जो होता है लिक्विड होता है, तो वो आसानी से बाहर आ जाता है बॉडी का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से चला जाता है। तो ये सीमेन बनाने का काम करती है सेमिनल वेसिकल हो गई, बल्बो यूरेथ्रल या प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। तो स्पर्म जो है बॉडी के बाहर
इसके बाद जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट पहले वॉल डिफरेंस का रहता है, फिर ये ट्यूब जब आगे बढ़ता रहता है इसमें सीमेन वगैरह आता रहता है, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये ग्लैंड से इजैकुलेटरी डक्ट निकलती है और फिर उससे ये मेन ब्रांच में आ जाएगा ना। ग्लैंड से इजैकुलेटरी डक्ट निकलेंगी, उसके थ्रू जो इसका सिक्रीशन जो है मेन ये वॉल डिफरेंस वाली ट्यूब में आएगा। और इसके बाद यूरेथ्रा से होते हुए, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन जो है पाथ होता है स्पर्म का और यूरिन का जो होता है कॉमन पाथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस में यूरेथ्रा होता है, तो पेनिस से होते हुए यूरेथ्रा से होते हुए ये बाहर आ जाता है बॉडी के स्पर्म। तो इस तरह से होता है स्पर्म का पाथ। पहले टेस्टिस में बना, फिर एपिडाइमिस में ये ऊपर वाले पार्ट में पिंकिश पार्ट जो है इसमें स्टोर हुआ, उसके बाद वाल डिफरेंस में गया, वाल डिफरेंस से फिर आगे बढ़ा तो इसमें सीमेन वगैरह आके मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल, वाल डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड से बर्बिट्रेट ग्लैंड से जब इसमें सिक्रीशन से सीमेन आके मिल गया तभी आगे बढ़ेगा स्पर्म सीमेन के साथ और ये यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से फिर बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। टेस्टिस जो होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, तो एक पाउच के अंदर होते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है ये बॉडी का टेम्परेचर लो रखता है और उसका टेस्टिस का टेम्परेचर जो है कूल डाउन करके रखता है, कम बना के, ताकि उसमें अच्छे से स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर जरूरी होता है। और ओवल शेप का टेस्टिस का शेप क्या होता है, तो ये टेस्टिस जो होता है ओवल शेप का अंडे के जैसा, ठीक है, इसका शेप है लंबा सा दिख रहा था, ये टेस्टिस है। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का ना। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का शेप होता है और 4 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर, 250 के अराउंड इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पे हमें टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इन यहाँ पे बने हुए ना ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट, तो एक को हाईलाइट कर देते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है इसके अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और सेमनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन अल्टीमेटली कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे बने हुए, आगे पे स्ट्रक्चर में अच्छे से दिख जाएगा, ये है सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, इसको क्रॉस सेक्शन बनाया गया, ये पूरा है सेमनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल होता है, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर थ्रेड की तरह कॉइल करके पड़ा होता है स्ट्रक्चर पूरा। और इसमें जब इसको हम लोग कट करते हैं तो इस तरह से ये दिखता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जब इसको कट करेंगे तो इस तरह का दिखेगा। इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स दिखती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रेड पार्ट में प्रेजेंट है, और यानी इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ना स्पर्मेटोगोनिया है, जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स के जो अंदर है, ठीक है, वो स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ, ये जो फ्री फॉर्म में से रिलीज हो रही है स्पर्मेटोजोआ है। और सर्टोली सेल, जिसको नर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म को, ठीक। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और साथ में एक रेगुलेटरी हार्मोन बनाती रहती हैं जो क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सा है, इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स इसको बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल इसको बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में ये अंदर की तरफ बहुत सारी सेल्स दिख रही है ना, तो इसमें डिवीजन होते रहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इससे स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्म बन जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। स्पर्मेटोगोनिया से डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, और ये प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद है स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म जो कि बन जाता है, रिलीज हो जाता है ये यहाँ पे, ठीक है, इसके लूमेन में रिलीज हो जाएगा सेमनिफरस ट्यूब्यूल के, फिर ये बाहर आएगा टेस्टिस में, और टेस्टिस से बाहर कहाँ पे जाएगा, ये वाल डिफरेंस से होते हुए बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है ये, इसमें दो तरह की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मेल जर्म सेल्स ना। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं, एक जर्म सेल्स होती है, एक सोमैटिक सेल्स होती है। जर्म सेल्स जो होती हैं ये गैमेट का प्रोडक्शन करती हैं, और सोमैटिक सेल्स जो होती है बॉडी के अदर सेल्स बनाती हैं। तो जर्म सेल्स यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल्स,
और सर्टोली सेल है जिसको नर्व सेल बोलते हैं। जो मेल जर्म सेल्स होती है इसमें म्योटिक डिवीजन होता है, स्पर्म बनता है। और सर्टोली सेल जो होती है वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन देती है। सर्टोली सेल क्या करती है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन, स्पर्म वगैरह को, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो याद रखना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर की जगह क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स भी होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। तो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स बोलते हैं। लेडिक सेल्स जो होती हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन बनाती है, यानी एंड्रोजन्स या जिसको हम लोग बोला टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन बनाती है। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स पूरा ग्रुप का नाम है। तो इसका जैसे एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बनाती है लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन बनाती है। और इसमें कुछ कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, और फिर डायग्राम अक्सर एग्जाम में आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो याद रखना इसमें क्या क्या पार्ट है। ठीक है, ये पीनस है ना, ये पीनस वाला रीजन है पूरा। पीनस पे आगे सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लास पीनस। ठीक है, पीनस के आगे टिप पे सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लास पीनस। और ये दूसरा फॉर स्किन, इसके ऊपर स्किन होती है पतली, इसको बोलते हैं फॉर स्किन। ठीक, इसके बाद इसके अंदर जो पार्ट है ये पूरा यूरेथ्रा है। अच्छा, ये जो कुछ ग्लैंड्स बताए थे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये सारी ग्लैंड्स हैं जिनकी डक्ट यहाँ पे आके मिल रही है इसमें वाल डिफरेंस में। और ये इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म मिलती है ना। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, और कौन सी है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपसे लिखा नहीं है। अच्छा, ये सब पार्ट जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ चलता रहता है, साथ में उसके प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी यूरिनरी ब्लैडर वगैरह भी दिखाया हुआ है, तो इसको नहीं याद रखना। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाया हुआ है, ये ऐसे लूप बना लेता है। ठीक है, इसका वाल डिफरेंस जो है, वाल डिफरेंस है, ये यूरेटर के पीछे से लूप बनाते हुए फिर आगे आता है। एपिडिडाइमिस है जहाँ पे स्पर्म स्टोरेज होगा ना, और एक्स्ट्रा स्पर्म जो होते हैं उनको यहाँ पे किल भी कर दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा स्पर्म को किल करने का काम भी होता है। ठीक है, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये टेस्टिस पूरा पार्ट है। ठीक है, ओवल शेप का जो है, इस पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। यहाँ पे कट करके दिखाया गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो क्या होता है, क्या बोल रहे थे हम लोग, एक मिनट बस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसके अंदर होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। और इसके बाद ये है वासाई फ्रेंशिया। ठीक है, वासाई फ्रेंच रेटिटेस्टिस नेटवर्क जैसा ये नेटवर्क पूरा बना लेता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद फिर वासाई फ्रेंच, ये सब पतली पतली डक्ट्स ही हैं। ठीक है, जो बाद में वास डिफरेंस में खुलेगी, इसको हम इस पाथ के थ्रू आगे बढ़ता है। रेटिटेस्टिस में जाता है, फिर वासाई फ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से फिर वास डिफरेंस में। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इसमें मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आती है, रेटिटेस्टिस आती है, वासाई फ्रेंशिया और एपिडेमिस और वाल डिफरेंस, इन सबका काम बताया। पेनिस के टिप पे जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, पेनिस के टिप पे जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल था, इसका भी बता चुके हैं। और स्किन होती है ना, पेनिस जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का, यानी एक एक्सेसरी ऑर्गन है जो हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, यानी सीमेन को या स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है पीनस। और इसमें पोरिस्किस वगैरह होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, सेमिनल वेसिकल हो गई। ठीक है, और सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और पेयर में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है सिंगल होती है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी सेमिनल वेसिकल बल्बोयूरेथ्रल पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। और सीमेन जो होता है इनका सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सिक्रीशंस में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, यानी सीमेन में जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज। तो ये शुगर याद रखने की, सीमेन में फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होती है, इसी से तो हमको एनर्जी मिलती है। तो सीमेन में फ्रक्टोज की अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट होता है। और कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो फ्रक्टोज
होता है सीमेन में और कैल्शियम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा जो बल्बोइथ्रिल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, लुब्रिकेशन भी होता है पीनस का, ठीक है। यानी सीमेन में जो बल्बोइथ्रिल ग्लैंड से एक सिक्रीशन उसमें आता है, सीमेन में आता है, उसकी वजह से पीनस का लुब्रिकेशन होता है ना। तो मतलब एक तरह से कॉपुलेशन में फीमेल के ट्रांसफर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ लिया ना। टेस्टिस होता है उसमें, और क्या क्या होता है ये सब देखिए। टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमस होता है, टेस्टिस है, एपिडिडाइमस है, उसके ऊपर फिर वाल डिफरेंस है, फिर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथ्रिल ग्लैंड है यहाँ बनी ना। और सेमिनल वेसिकल से सेमिनल प्लाज्मा यानी सीमेन रिलीज हो रहा है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से, और बल्बोइथ्रिल से लुब्रिकेटिंग एजेंट रिलीज हो रहा है, और ये सब एजैकुलेटरी डक्ट में आके यूरेथ्रा में आके मिलते हैं और फिर ये बाहर आ जाता है पेनिस के थ्रू। नेक्स्ट इसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये फीमेल में होता है, ठीक है। और इसमें सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज है ना, एक पेयर ओवरीज है, ओविडक्ट है, ठीक है। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और ओवरीज के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम या oocyte का फॉर्मेशन होता है, और ओवम बनता है ऊटेड जिसको बोलते हैं, तो वो बनता है ओवरीज के अंदर, और ओविडक्ट एक पेयर होती हैं, इसके थ्रू ट्रांसफर होगा ओवम का, ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में पार्ट में आती हैं, ये बाहर नहीं आती फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, बल्कि फैलोपियन ट्यूब में ही रहती हैं। तो ओविडक्ट जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब होता है। और इसके बाद यूट्रस है, यूट्रस जहाँ पे एम्ब्रियो आके यूट्राइन वॉल से जुड़ता है और प्रेगनेंसी के जो स्टेजेस होती हैं वो चलती हैं यूट्रस में। फिर इसके बाद है सर्विक्स, सर्विक्स जो होता है यहाँ से सर्विक्स और वेजाइना, तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में सारी चीज़ें आती हैं, वेजाइना वगैरह। और ये इसी के थ्रू क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तो सर्विस वेजाइना और सर्विस के थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है। सर्विस जो होती है ये बर्थ कैनाल बना देती है, यानी डिलीवरी के टाइम पे बेबी की डिलीवरी में हेल्प करती है सर्विस, ये सर्वाइकल कैनाल जिसको बोलते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। जैसे मेल में अलग से एक पाउच था, स्क्रोटम था जिसके अंदर टेस्टिस वगैरह प्रेजेंट था, फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में क्या होता है, पेल्विक रीजन में यानी एब्डोमिनल रीजन में ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा, ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स वेजाइना, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ओवरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। या यूट्रस, ओवरीज और यूट्रस जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, पेल्विक रीजन में यानी एब्डोमिनल, यानी हिप के ऊपर ही वेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। These part of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, ठीक है। ये सारे जो पार्ट हैं, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड भी होता है, जब चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मिल्क जिससे मिलता है चाइल्ड को, तो वो प्रोवाइड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड भी होती हैं। और ये किस में हेल्प कर रही है, सारी चीज़ें ओवुलेशन में हेल्प कर रही हैं। ओवरी से जो ओवरी से जब ओवम निकलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। फिर स्पर्म और एग मिलेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर प्रेगनेंसी की स्टेजेस होती है, फिर बर्थ, और फिर चाइल्ड केयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओवरी जो होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है। ओवरी क्या होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये फीमेल गैमेट बनाती हैं। ओवरी क्या बनाती हैं, फीमेल गैमेट या ओवम बनाती हैं। और इसमें स्टेरॉइड, इससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन जनरली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया या एस्ट्रोजन हो गया, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन ही होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं या ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी से निकल रहा है, तो ये कौन सा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा, ईस्ट्रोजन की वजह से ही एग का ओवम का फॉर्मेशन होता है, यानी ओवम का oocyte जो होती है oogonia, तो oogonia से ओवम का डेवलपमेंट किस वजह से होता है, ये होता है ईस्ट्रोजन की वजह से। अब ओवरीज कहाँ पे होती हैं, तो वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट पे, लोअर एब्डोमिनल पार्ट पे हर एक साइड पे एक ओवरी प्रेजेंट होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ में होती है ओवरी। और पेल्विक कहाँ पे होगी, पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है और यूट्रस से, ठीक है, लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच रहती है। तो ओवरी जो होती है सस्पेंडेड रहती है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर पेल्विक वॉल और यूट्रस से सस्पेंडेड रहती है, सपोर्टेड रहती है ओवरी।
इसकी डायमेंशन कितनी है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ और लिगामेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें डायग्राम इसका, तो ये तो पूरा पार्ट है। पेल्विस रीजन का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पेल्विस रीजन में क्या क्या है, मेन चीज़ें देखनी। यहाँ पे यूनिट बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अरेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि मेन चीज़ें हम लोग को देखनी है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं ना। यूट्रस जैसे कि हो गया, यूट्रस हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी की स्टेजेस चलती है यूट्रस में, और सर्विक्स हो गया इसके आगे का रीजन, ठीक है। वेजाइना हो गया, बर्थ कैनाल ये सब बनाएगा पूरा हिस्सा, यहाँ से डिलीवरी होगी। इसके अलावा क्या होता है, क्लाइटोरिस हो गया, ठीक है। ये जैसे मेल में पीनस होता है उसी तरह से फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, तो एक तरह से पीनस को रिसेंबल करता है क्लाइटोरिस, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होता इतना। तो इसके बाद क्या है, ये पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, और इसकी वेजिनल ओरिफिस, ये सारे पार्ट्स हैं। तो मेन पार्ट जो यूट्रस है, इसके बाद सर्विक्स है, इसके बाद वेजाइना है और क्लाइटोरिस है। ये सब चीज़ याद रखनी है, और ये सब कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में, ठीक है, पेल्विक रीजन में। ये है स्ट्रक्चर में जो एग्जाम में आता है और आपको बनाना होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये यूट्रस है ना, इन्वर्टेड पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, और इसमें क्या है, यूट्रस में यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। ऊपर के ये पूरी यूट्राइन कैविटी है ना, जहाँ पे क्या होगा, यहीं पे आएगा एम्ब्रियो जो है, और फिर इसके एंडोमेट्रियम वॉल से बाइंड करके उसमें प्रेगनेंसी के स्टेजेस चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है, और ये ओवरी है। ओवरी, इसी से तो एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो ये ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी के बाद ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं। तो ओवरी है, फिर ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, ठीक है। इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इन्फेंडिबुलम होता है, और इसके एंड पे फिम्बरी होता है। तो फिम्बरी जो होता है, ये जब यहाँ से एग जो है आएगा, रिलीज होगा ओवरी से, ओवम रिलीज होगा, तो फिम्बरी उसको कैच करते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को जो फिम्बरी फिंगर के जैसे दिख रहे हैं ना, इसको कैच करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं, और ये फिर आगे बढ़ता होगा, इन्फेंडिबुलम में जाता है, इन्फेंडिबुलम से फिर एम्पुला वाले। एम्पुला जो होता है ये चौड़ा रीजन होता है, फैलोपियन ट्यूब का वाइडर रीजन इसको बोलते हैं एम्पुला, और इस्थमस जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब का नैरो रीजन होता है, ठीक है। तो ये दो रीजन होते हैं, एम्पुला और इस्थमस। एम्पुला चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और इस्थमस जो होता है वो नैरो पार्ट होता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे एग, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये याद रखना है कि कहाँ पे होता है, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एम्पुला इस्थमस यहाँ, क्योंकि स्पर्म यहाँ पे आता है, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए स्पर्म आएगा, तो वो इस पार्ट में, ठीक है, आके मिलेगा ओवम से, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे, ठीक है। तो जाइगोट बनेगा, और फिर वो जाइगोट कहाँ जाएगा, जाइगोट पे वो एम्ब्रियो जो होगा वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से आके जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ओवरी है, और फिर फैलोपियन ट्यूब है, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये अलग अलग पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के। और इसके बाद ये सर्विक्स, यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, यूट्रस है। यूट्रस में भी अलग अलग मस्कुलर लेयर होती है, एक होती है एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाहर होती है मायोमेट्रियम, ये ज़्यादा मस्कुलर होती है मायोमेट्रियम, और इसके बाद सबसे पेरीमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है उससे इसमें एम्ब्रियो आकर जुड़ जाता है यूट्रस से, ठीक है, और उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता है एंडोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जब बर्थ का टाइम होता है, चाइल्ड की बर्थ का टाइम, उस टाइम में मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और चाइल्ड बाहर उसकी डिलीवरी हो जाती है चाइल्ड की। और बाहर की तरफ क्या, पेरीमेट्रियम, जिसकी आउटर कवरिंग है यूट्रस की। ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है। नीचे का हिस्सा जो है पूरा यूट्रस का, ये सर्विक्स है। नीचे का पार्ट यूट्रस का, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, यूट्रस का नीचे का पार्ट जो है क्या, सर्विक्स है। और सर्विक्स के बाद सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल के बाद वेजाइना है, ठीक। इस पर यहाँ से एंट्री किया था ना, वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल, ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर ना तो बर्थ कैनाल बनाता है, यानी चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या क्या था, ओवरी थी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, और फिर सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, ये सब चीज़ें। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट इसका बनाती हैं। और
इसके डिटेल में तो ये चीज़ यहाँ पे थ्योरी में भी लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं थ्योरी को भी क्या क्या लिखा हुआ है। ओवरी जो कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से, ओवरी के चारों थिन एपिथेलियम होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा जो होती है डिवाइड होती है दो पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला में, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का पार्ट मेडुला। तो ओवरी का जब क्रॉस सेक्शन करेंगे, ओवरी काटेंगे, उसको कट करके देखेंगे तो बाहर उसके बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला होगा। ये चीज़ इसमें दी है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक, ये क्या होता है, और इसके बाद यूट्रस होता है, फिर वेजाइना होता है। तो ये एसेसरी डक्ट्स हैं, ये क्या एसेसरी डक्ट है, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है फैलोपियन ट्यूब। और ये जो है ओवरी की पेरीफेरी से यूट्रस तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो ओवरी से लेके यूट्रस तक ये एक्सटेंड रहती है फैलोपियन ट्यूब। और जो पार्ट ओवरी के पास होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। ये फनल के जैसा होता है स्ट्रक्चर, इन्फंडिबुलम फनल के जैसा होता है ना, कीप के जैसा, ठीक है। तो इन्फंडिबुलम जो होता है फनल के जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये ओवरी के पास होता है। और इस पर फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन होता है, इसको फिम्बरी बोलते हैं। तो इन्फंडिबुलम में फिम्बरी देखने को मिलता है, फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन। और ओवुलेशन के टाइम पे यानी जब ओवा रिलीज होगा ओवरी से, तो उसको ये हेल्प करेंगे कलेक्शन करने में, ओवम के कलेक्शन में हेल्प करते हैं फिम्बरी, ठीक है। तो फिम्बरी ओवम को पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे। इन्फंडिबुलम जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पे खुलता है, ये ओविडक्ट में ओपन हो, एम्पुलर रीजन में, ठीक है। इन्फंडिबुलम जो होता है इसका वाइडर पार्ट क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है। तो ये ओविडक्ट का वाइडर पार्ट जो है एम्पुला है, तो याद रखना है ओविडक्ट का वाइडर पार्ट एम्पुला है, चौड़ा वाला हिस्सा। और इसके बाद लास्ट पार्ट जो आता है वो स्टमस आता है, ठीक है, वो नैरो पार्ट होता है। और इसके बाद फिर यूट्रस में खुल जाता है ये पूरा पार्ट ना। स्टमस जो है कहाँ पे ओपन हो जाता है, ये स्टमस है ये वाला हिस्सा, तो ये यूट्रस में आके खुलता है। अब यूट्रस सिंगल होती है, इसको हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक, यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं। और यूट्रस का शेप कैसा बताया था, इन्वर्टेड पियर के जैसा शेप होता है और लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड रहती है पेल्विक वॉल से ना। इसके बाद ये ओपन होती है सर्वाइकल कैनाल वगैरह इसमें दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं अभी, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटरिया है, मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरम, माइनोरा, ठीक है। कुछ होल्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसके बाद क्लाइटोरिस है, एक ओपनिंग जो होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन भी होती है वजाइना की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे अंदर के साइड इनर साइड पे, वजाइना की ओपनिंग के इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडम, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा क्लाइटोरिस है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड होती है और ये चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए तो मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स वगैरह जो है जितने भी प्राइमेट हैं ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है। अब मेमोरी ग्लैंड जो होती है तो इसमें क्या क्या होता है मेमोरी ग्लैंड में, सबसे पहले इसमें मेमोरी लोब होता है। मेमोरी लोब यानी कुछ पार्टीशंस होते हैं, जिस पार्टीशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी एल्वियोलस होता है, ठीक है। यानी अंगूर का गुच्छा कह सकते हैं, अंगूर के गुच्छे का जैसा स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसको बोल रहे हैं मेमोरी एल्वियोलस। ये एल्वियोलस जो होते हैं इसी में मिल्क का प्रोडक्शन होता है एल्वियोलस के अंदर, और फिर ये धीरे धीरे सिक्रीट होते हैं। और मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है ना, तो मिल्क का प्रोडक्शन किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो इसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क का सेक्रेशन होता है। तो याद रखना प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, मिल्क का सेक्रेशन होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही डिलीवरी भी होती है, यानी जो चाइल्ड की डिलीवरी होगी, बर्थ होगी, तो वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। और इसके बाद मेमोरी डक्ट है, ठीक है। ये एल्वियोलस यानी यहाँ पे मिल्क बनेगा और फिर वो मेमोरी डक्ट से धीरे धीरे आगे आएगा, ठीक है। ये ब्रांचेस भी देखने को मिल रही है लंबी लंबी, तो ये मेमोरी डक्ट होती है और इनसे फिर मिल्क सिक्रेट होते हुए आगे बढ़ता है, एम्पुला रीजन में आता है, थोड़ा वाइडर पार्ट भी यहाँ पे इसको एम्पुला बोलते हैं। और ये फिर आगे सब सारी मेमोरी डक्ट मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन हो जाती हैं, कुछ लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं उनमें ओपन हो जाएंगी और फिर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मेमोरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जाम में इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, ये इसका डायग्राम भी आ सकता है मेमोरी ग्लैंड का, तो ये भी याद रखना है।
और इसको आप जो भी डायग्राम वगैरह इंपॉर्टेंट है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे से बना पाएँ। कुछ फैटी टिश्यू भी होते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में फैटी टिश्यू भी होते हैं, ये भी फैटी टिश्यूज हैं। और मेमोरी लोब और मेमोरी एल्वियोलस है जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है मेमोरी एल्वियोलस में, डट के थ्रू ये बाहर आ रहा है एम्पुलर में, एम्पुलर से फिर लैक्टिकल डक्ट में, और फिर ये बाहर से गेट आउट कर दिया जाता है इस पार्ट से। इसके बाद है मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और चेस्ट या ब्रेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज है, उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मिलेगा, 15 से 20 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ये ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है, यानी सिक्रीशन करते हैं। इसमें क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं जिसको बोल रहे हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ये मिल्क जो होता है कैविटीज या लूमेन में इकट्ठा होगा और फिर उसके बाद ये ओपन हो जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स से फिर ये कहाँ पे जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा, और फिर मेमोरी डक्ट से एम्पुलर रीजन में, एम्पुलर से फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है, और लैक्टिफेरस से फिर लिम्फल के थ्रू आउट कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर, ठीक है, यानी इसका एजेक्शन हो जाएगा, मिल्क का एजेक्शन, और उसको फिर बेबी चाइल्ड जो होता है उसको ऑब्टेन करता है मिल्क को, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये मेमोरी लूप का स्ट्रक्चर था, उसका मेमोरी का ग्लैंड का स्ट्रक्चर था, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म या ओवम का प्रोडक्शन। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, टेस्टिस और मेल में टेस्टिस में होता है और फीमेल में ओवरीज में होता है, ठीक है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन जो है मेल में कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा, और फीमेल में ओवरीज में होता है। और इसके बाद फिर जैसे स्पर्म का जब प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पे होता है ये, स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, ठीक है, ऐसे माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम का। तो ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल में, ठीक, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिप्लॉयड होती है 2s, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें 46 क्रोमोसोम है, और इसके बाद इसमें डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, ठीक है, ये वाली सेल्स बन जाएंगी बीच वाली, और इसके बाद ये भी डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 40 क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, छोटी छोटी सेल्स जो बनेगी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये हैप्लॉइड होती हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड जो होता है ये जुड़ा रहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो स्पर्मेटिड बनता है जो इससे जुड़ा रहेगा, जो सर्टोरी सेल से जुड़ा रहता है, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहता है। और फिर स्पर्मेटिड जब रिलीज होगा, ठीक है, जब मूवमेंट करने लगेगा तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ। तो मैच्योर स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजुआ, या स्पर्म जो होता है ये हैप्लॉइड है, ठीक है, तो स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोजुआ भी हैप्लॉइड है। तो स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन जब मियोसिस डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। और माइटोसिस में हम लोग याद रख सकते हैं, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है। और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन मियोटिक डिवीजन जब होगा तो उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए एन हो गया, वन से क्या हो गया, एन हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में एन होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और सर्टोली सेल्स यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोसाइट्स को, ठीक है।
और ये स्पर्म बनते क्यों हैं? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है LH हार्मोन, ठीक है, लेडिक सेल से बनता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है। और FSH रिलीज होता है, जिसकी वजह से सर्टोरी सेल जो होती हैं ये स्टिमुलेट होती हैं और ये कुछ फैक्टर्स बनाती हैं, ठीक है। तो FSH जो होता है वो सर्टोरी सेल का डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। FSH सर्टोरी सेल पे एक्ट करता है और लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है लेडिक सेल्स ये एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और लुटिनाइजिंग हार्मोन जब लेडिक सेल पे एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन बनेगा। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ठीक है। और ये सब बन क्यों रहा है? क्योंकि GnRH एक हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से निकलता है और फिर ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी पे गोनाडोट्रोपिन बनाता है, गोनाडोट्रोपिन ये होते हैं, ठीक है, LH और FSH, तो ये पिट्यूटरी से बनते हैं। LH और FSH कहाँ बनते हैं? पिट्यूटरी से, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकला? हाइपोथैलेमस से निकला GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गया पिट्यूटरी पे एक्ट किया। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकला? पिट्यूटरी से हार्मोन निकला LH और FSH। LH लेडिक सेल पे गया और FSH सर्टोली सेल पे गया, ठीक है। तो LH से बन गया टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली सेल क्या बनाएगी? इन्हिबिन बनाएगी, ठीक है। सर्टोली सेल इन्हिबिन बनाएगी। इन्हिबिन जो होता है स्पर्म के काउंट को मेंटेन करके रखता है ना? तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से GnRH निकला और GnRH जो है एक्ट किया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से निकला LH और FSH, LH और FSH, ठीक है। LH और FSH जो है वो लेडिक सेल और सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। LH लेडिक सेल पे एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और FSH जो होता है सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, इन्हिबिन बनाता है, इन्हिबिन जो होती है स्पर्म के काउंट को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट इसके बाद है स्पर्म का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, अच्छा 4 पार्ट्स दिए हैं यहाँ पे। स्पर्म में 4 पार्ट्स हैं उनके, तो कौन कौन से 4 पार्ट है? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल। ये स्पर्म है, मेल गैमेट, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है, इस तरह से 4 पार्ट दिए हुए हैं। हेड में क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, कवरिंग, आउटर कवरिंग जो होती है इसकी, एक्रोसोम है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम के जो एंजाइम होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये एग की मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसको पंक्चर करते हैं ताकि उसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस जो है एंटर कर सके। तो फर्टिलाइजेशन के टाइप पे हेल्प करते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एग की मेम्ब्रेन को, ओवम की मेम्ब्रेन को काटने का काम करते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अंदर है। और क्रोमोसोम कितने हैं? n है, यानी 23 क्रोमोसोम्स हैं। और फिर क्या है? नेक वाला पोर्शन है, इसके बाद मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसके बाद टेल है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये स्पर्म को मूवमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीव बनाता है ना, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो ये पार्ट है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल भी यहाँ पे होता है। नेक है, फिर मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसको एनर्जी देती है स्विमिंग के लिए, और टेल फिर होता है, ठीक है। टेल जो होता है इसकी वजह से इसका मूवमेंट होता है स्पर्म का, तो इसमें टेल होती है, फ्लैजुला होती है जिसकी वजह से ये मूव करता है स्पर्म जो है ना। एक इजैकुलेशन में यहाँ पे लिखा दिया है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोल रहा है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी है। और ये किस कैरी होता है? सीमेन के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। सीमेन जो बन रहा था, सीमेन के थ्रू ये इसका ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके अलावा ऊजेनेसिस का फिर प्रोसेस आता है। ऊजेनेसिस ना, ऊजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, तो मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना ऊजेनेसिस होता है। अब ऊजेनेसिस जो होती है इसमें सबसे पहले क्या कि ऊगोनिया होती हैं, ठीक है, ऊगोनिया। और ऊजेनेसिस का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये बर्थ चाइल्ड की जब, यानी फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होने वाली होती है उसी टाइम से, जब वो प्रेगनेंसी स्टेज में होती है, यानी फीमेल चाइल्ड जब मदर की यूट्रस में होती है, जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसी टाइम पे उसके अंदर ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रुक जाता है, ठीक है। बर्थ के टाइम पे वो रुक जाता है, बाद में फिर पुबर्टी के टाइम पे वो कंटिन्यू होता है, तो इस तरह से पॉज आता है ऊजेनेसिस के प्रोसेस में। तो याद रखना है कि फीमेल में ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बर्थ के बाद वो पॉज हो जाता है और फिर पुबर्टी में कंटिन्यू होता है ना।
अब यहाँ पे इसमें बर्थ के टाइम पे ये प्रोफेज 1 के मियोटिक डिवीजन में रुक जाता है, पॉज हो जाता है, जिसको बोलते हैं अरेस्टेड स्टेज। ठीक है, तो ये अरेस्ट हो जाता है ऊजेसिस का प्रोसेस। अच्छा, इसमें भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सब चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग डायग्राम में, ये यहाँ पे दिखाया गया प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल, गार्डन फॉलिकल। ठीक है, इसके अंदर oocytes है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी oocytes है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी को कट करके दिखाया गया। ठीक है, ओवरी का स्ट्रक्चर उसके अंदर। अच्छा, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर जो एग्जाम पूछा आता है, तो इसको आपको बना बना के याद करना इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का स्ट्रक्चर इसको याद रखना है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं क्या क्या स्टेजेस है ना। मेल में ये स्टेजेस थे, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हो रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। ये सब पुबर्टी में होता है, 12 या 13 ईयर की एज से स्टार्ट होता है मेल में फर्स्ट में। और मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं कि उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, और जो है बियर्ड जो होती हैं वो निकल आती हैं, दाढ़ी वगैरह की दाढ़ी निकल आएगी। ठीक है, ये सब चेंजेस देखने को मिलता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं ना, तो पहली स्टेज होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और दूसरी स्टेज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटिड बनी, स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन हुआ, और क्या बना, स्पर्मेटोजुआ बना। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजुआ लास्ट में बन रहा है। ठीक, डिफ्रेंशिएशन से स्पर्मेटोगोनिया था, फिर से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 46 स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर इससे स्पर्मेटिड बना, उसमें भी 23 स्पर्म बना, उसमें भी 23 क्रोमोसोम। ठीक है, अब फीमेल में जो होता है तो ऊगोनिया, ओवरी के अंदर ऊगोनिया है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। और ये फीटल लाइफ यानी एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट जब है ना, जो फीमेल चाइल्ड है जब मदर के यूट्रस में है, उसी टाइम पे उसमें ऊजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक, मेल में ये पुबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा था, 12 से 13 ईयर की एज पे, लेकिन फीमेल में फीटल लाइफ या एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट हो चुका है। तो इससे बना प्राइमरी oocyte, माइटोसिस में हुआ तो प्राइमरी oocyte बना। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना, फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस की पहली स्टेज में ये रुक जाता है। फिर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बर्थ के बाद कुछ सालों तक रुका रहता है, और 12 या 13 ईयर की एज से फिर oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू हो जाता है। ये पुबर्टी के टाइम पे फिर से कंटिन्यू हो गया, इसकी मियोसिस की स्टेज कंप्लीट हुई, सेकेंडरी oocyte बना, और जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte को, टाइम पे ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेजेस चलती रहती हैं। इसकी जब ऊगोनिया में जब डिवीज़न हो रहा होता है, ठीक है, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, इसमें इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है। इनकम्प्लीट डिवीज़न की वजह से एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte से एक छोटी सेल बनेगी, उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte भी बन जाएगी, और सेकेंडरी oocyte से एक छोटी सेल बनेगी, उसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, और इससे एक नॉर्मल सेल बनती है, जिसको बोलते हैं ओवम। इस तरह से प्राइमरी oocyte में 2 सेल बनी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी सेल को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में फिर से डिवीजन हुआ, ये माइटोटिक डिवीजन होता है यहाँ पे। तो सेकेंडरी oocyte में जब डिवीजन हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte से, इसमें भी सेकेंड स्टेज होती है ना। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस की सेकेंड स्टेज होगी तो ओवम बनेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि एक अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एक छोटी सेल बनती है और एक बड़ी सेल बनती है। छोटी सेल को बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी, और बड़ी सेल को बोलते हैं ओवम। और ये सब कब हो रहा है, रिप्रोडक्टिव लाइफ में, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में हो रहा है, यानी पुबर्टी की एज के बाद 12 से 18 ईयर्स के बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है। 18 ईयर्स में फिर मैचुरेशन आ जाता है फीमेल में। तो यहाँ पे ऊगोनिया, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया था पहले पे, और दूसरे पे oogenesis। यही चीज़ यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक, और इसका डेवलपमेंट जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट जो फॉलिकल के अंदर होता है। ठीक है, ओवरी में फॉलिकल के अंदर इनका डेवलपमेंट, तो साथ में फॉलिकल का डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट है oocyte का किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, ऊगोनिया का डिफ्रेंसिएशन oocyte में या ओवम का बनना, ये किसकी वजह से होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और एक दूसरा हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी, ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से, और ये ईस्ट्रोजन एक्ट करता है ओवेरियन सेल्स पे, ऊगोनिया पे, जिसकी वजह से oocyte का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH है। तो FSH की वजह से ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं, फिर एंट्रम, फिर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉलिकल्स बनते हैं।
सेकेंड ये टर्शियरी फॉलिकल में एंटर में कैविटी बनती है। उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल से फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल फटेगा, रप्चर होगा, उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा और ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है जिससे कि सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये ओवम अभी नहीं बना होता है, ओवम तब बनता है जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, तब ये उसी टाइम पे ये ओवम बनेगा और स्पर्म से फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। तो ये साथ साथ में इस पर oocyte के डेवलपमेंट के साथ साथ में प्राइमरी फॉलिकल यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट भी चलता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल बनेगा और फिर सेकेंडरी oocyte इससे बाहर आ जाएगा। जो पार्ट बचेगा ग्राफिन फॉलिकल का वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, ठीक है। तो जो पार्ट बचता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये चीज़ें याद रखिए। ओवरी का सेक्शन में दिया हुआ है। सेकेंडरी oocyte जो होता है इसमें बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट इज साइटोप्लाज्म है, जिसको बोलते हैं। प्राइमरी oocyte का क्या बल्क है, न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म का। अच्छा यहाँ पे क्योंकि एक छोटी बन रही थी ना, पोलर बॉडी बन रही है, पोलर बॉडी में न्यूट्रिशन कम होता है और सेकेंडरी oocyte या ओवम जो होता है इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। इस वजह से ये फर्टिलाइजेशन में सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन कर लेती है, पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती। यहाँ पे क्या क्या पार्ट था, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte था और प्राइमरी oocyte के साथ ही प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट भी होगा, है ना। प्राइमरी oocyte के चारों ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं, तो ये पूरा मिलकर प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte होता है, ठीक। और इसे 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे नंबरिंग इसकी दी हुई है। और इसमें सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो उसमें क्या क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं और थेका होती है, ठीक है। लेयर थेका होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और थेका एक लेयर होती है, थेका सेल्स की होती है, यानी बाहर की भी लेयर होती है। सेकेंडरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है इससे फिर इसमें टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा। इसके अंदर एंट्रम होती है, थीका लेयर जो होती है, एंट्रम में कैविटी को बोलते हैं ना, ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है इसको एंट्रम बोलते हैं, ठीक। तो ये किस में होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में होती है एंट्रम। और थेका लेयर जो होती है इसमें दो लेयर है, इनर और आउटर लेयर्स, यानी थेका दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें प्राइमरी oocyte दिया हुआ है। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो थी उसमें म्योटिक डिवीजन होता है, पहला म्योटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte से सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड रहेगा। ये सारे हैप्लॉइड होते हैं ना, ऊगोनिया डिप्लॉइड था 46 क्रोमोसोम, प्राइमरी oocyte ये भी डिप्लॉइड है 46 क्रोमोसोम है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम है, ओवम भी हैप्लॉइड है इसमें 23 क्रोमोसोम है। ये याद रखना है कि ऊगोनिया और प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होते हैं, ऊगोनिया और प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होते हैं, सेकेंडरी oocyte और ओवम हैप्लॉइड होते हैं। फिर इसमें ग्राफियन टर्शियरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और इसके चारों जोना पेलिसुडा की लेयर होगी। सेकेंडरी oocyte के चारों अभी जोना पेलिसुडा की लेयर है। फिर इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, ओवुलेशन के बाद। अच्छा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte या ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte या ओवम का रिलीज इसको क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। नेक्स्ट इसके बाद है फिर ये तो स्पर्म यानी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवम या एग का फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये 28 डेज की साइकिल है फीमेल में, जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है, यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं उसकी थिकनिंग वगैरह जो चेंज होती है, जिस तरह से फिर एम्ब्रियो आगे यूट्रस से अटैच कर जाए, तो ये सब जो चेंजमेंट होते हैं इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 डेज हो सकती है, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग वेरी करेगी। रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो फीमेल प्राइमेट्स में सिर्फ ह्यूमन में नहीं बल्कि मंकी एप्स और ह्यूमन बींग सब में होती है, ठीक है। मंकी में भी होती है, एप्स में भी होती है, ह्यूमन में तो होती है। तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। काऊ वगैरह में भी होती है, उसको बोलेंगे ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे थे, काऊ वगैरह में जो होती है उसको ईस्ट्रस साइकिल बोलता है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है यानी यूट्रस में चेंजमेंट जब स्टार्ट होना शुरू होते हैं, तो वो कब होते हैं, चेंजमेंट जो होते हैं जब कब स्टार्ट होते हैं यूट्रस के मीनार, इसको बोलते हैं मीनार्क, यानी पुबर्टी का जब टाइम होता है ना, पुबर्टी की जब स्टार्टिंग होती है 12 या 13 ईयर्स की एज, तो उसमें मीनार की कंडीशन आती है जब यूट्रस में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हर
एक मंथ पे, ठीक है, या 28-29 डेज पे ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। चेंजमेंट का ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा ना। कभी यूट्रस की वॉल थिक होगी, फिर कभी 1 महीने तक थिक होती रहेगी, थिकनिंग होती रहेगी यूट्रस की वॉल की। नेक्स्ट मंथ पूरा जो यूट्रस की वॉल की थिकनिंग थी वो स्क्वीज आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है। मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस उसको बोलते हैं, मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन, तो उसके साथ बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह के साथ। और फिर अगले महीने जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट यूट्रस में थिकनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हर महीने रिपीट होती रहती है प्रोसेस ना। इस तरह से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यूट्रस की वॉल जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होती रहती है हर महीने, ठीक है। इसकी थिकनिंग होगी और फिर ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंसेस हो जाता है। उसके बाद ये पूरी जो है स्क्वीज आउट हो जाएगी, पूरी वॉल जो है रिमूव हो जाएगी यहाँ से। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग थी, एक्स्ट्रा जो लेयर थी वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, बाहर आ जाएगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर से ये जो है फिर से थिक होना स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि एम्ब्रियो, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो वो यूट्रस आके सक्सेसफुली ज्वाइन कर अटैच हो जाए, ठीक। तो एक स्पंजी लेयर होती है, एक बेड की तरह से प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को कि वहाँ पे एम्ब्रियो आके अटैच हो जाए। तो ये थिकनिंग जो होती है हर महीने इसकी साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। यानी यूट्रस की वॉल हर महीने थोड़ा मोटी हो जाती है। और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे क्या होगा, या जो मंथली साइकिल है ना उसके एंड पे क्या होगा कि मेंसेस हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये फिर से वापस थिन हो जाएगी यूट्रस की वॉल, तो फिर से पतली हो जाएगी। फिर अगले महीने फिर से यही दोबारा से रिवीजन ये जो होता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी यूट्रस की। और ये थिकनिंग होती है यूट्रस की किस वजह से होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, उसकी वजह से यूट्रस की वॉल की थिकनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे फॉलिकल का भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। और एक हार्मोन होता है LH हार्मोन ना, यहाँ पे एक LH हार्मोन होता है, लुटनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से लुटनाइजिंग हार्मोन की वजह से यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है, ऊसाइड वगैरह का डेवलपमेंट होता है। और लुटनाइजिंग हार्मोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड ग्राफिक फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, यानी ग्राफिक फॉलिकल जो रप्चर होता है और फिर सेकेंडरी ऊसाइड रिलीज करता है। ये किसकी वजह से करता है, LH हार्मोन के सर्ज की वजह से करता है। तो इस तरह से ये मंथली प्रोसीजर रिपीट होता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी हर 14 डेज पे, ठीक है। ये ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, यानी सेकेंडरी ऊसाइड ओवरी से कब रिलीज होता है, 14 डे पे ना। तो मिड डेज पे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डेज पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि इस टाइम पे लुटनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो पीक हो जाता है, पीक पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है लुटनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टेबिलिटी हार्मोन भी निकलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट भी होता रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल भी साथ साथ में बनते रहते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर फीमेल में एक साथ चल रहा होता है फॉलिकुलर, क्योंकि इसमें डबल रोल होता है ना, फीमेल में जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका डबल रोल होता है। एक तो गैमेट का फॉर्मेशन तो होते ही होता है, साथ में उसको जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको यूट्रस से ज्वाइन करके रखना भी है, जो प्रेगनेंसी के स्टेजेस है। तो इसलिए इसमें इस डबल रोल की वजह से इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, ग्राफ वगैरह देखना पड़ रहा है ना, क्योंकि इसमें गैमेट तो बन ही रहा है, साथ साथ में गैमेट जब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसका अटैचमेंट के लिए, यूट्रस से अटैचमेंट के लिए उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कि डबल दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं ना, फॉलिकल और ऊसाइड के डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या चलता है, और यूट्रस की थिकनिंग वाला प्रोसेस भी साथ में चलता रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन और मीना, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट होती है पुबर्टी के एज पे, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और जब ये एंड होती है उसको क्या बोलते हैं, जब एंड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब एक एज के बाद जब सीज कर जाएगा, फिर एग का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ओवम का बनना रुक जाएगा, तो उस स्टेट को बोलते हैं हम लोग मीनोपॉज, ठीक है। तो मीनोपॉज 45 या 50 ईयर्स के अराउंड मीनोपॉज की स्टेज होती है। तो ये कंडीशन जो होती है इसमें फिर ओवम का बनना रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है प्रोसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मीनार्क से स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस। हर महीने रिपीट होता रहता है, हर महीने जो है एक ओव्यूलेशन होगा, एक एग का प्रोडक्शन होगा, और इसकी यूट्रस की थिकनिंग वगैरह होगी। और फिर मंथ के एंड पे या स्टार्टिंग में मेंसेस हो जाएगा, 3-4 दिन मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, ब्लीडिंग वगैरह का जो फेज होता है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह का फेज चलता रहता है 3-4 दिन। और इसके बाद फिर हाफ यानी 14 डेज पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा, यानी एग का रिलीज होगा। तो ये पूरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम
कब परसिस्ट करेगा? अगर प्रेगनेंसी हुई है तो कॉर्पस ल्यूटेम परसिस्ट करता है, बना रहता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटेम का डिजनरेट हो जाता है, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हुई है तो ये तो परसिस्ट करेगा और इसकी थिकनिंग और ज़्यादा मोटी कर देगा, जिससे कि एम्ब्रियो को अटैचमेंट में आसानी हो। तो क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से यूट्रस की थिकनिंग होती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटेम परसिस्ट करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट कर जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके थ्योरी पार्ट में इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो बाकी अभी ये 10th का भी चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल स्पर्म का फीमेल स्पर्म यानी ओवम से मिलना। ठीक है, स्पर्म का ओवम से मिलना, एग से मिलना, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी जब स्पर्म एग को फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइज कर एग से फ्यूज़न करता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस जब मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब ये प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब स्पर्म आता है और ये एग को फर्टिलाइज करने आता है तो यहाँ पे स्पर्म में होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम से एंजाइम निकलते हैं जो जोना पेलुसिडा लेयर को, ठीक है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है एग की, उसको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, उसको कट करेंगे और फिर ये स्पर्म का न्यूक्लियस जो ये अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जब ये प्रोसेस होता है तो उस टाइप पे क्या होता है फर्टिलाइज, और ये कहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस? एम्पुला और स्टिमस के जंक्शन पे होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओविडक्ट में होता है, और एम्पुला और स्टिमस के जंक्शन पे बीच वाले हिस्से में होता है। एम्पुला स्टिमस के फैलोपियन ट्यूब में अलग अलग पार्ट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एम्पुला, स्टिमस, इन्फेंटिबुलम, तो ये एम्पुला और स्टिमस के जंक्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इससे जाइगोट बनता है। जब स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल एग का न्यूक्लियस मिलेगा तो ये क्या बनेगा? जाइगोट यहाँ पे बन जाता है। और जब ये बाइंड कर रहा है स्पर्म तो इसके मेम्ब्रेन में, ओवम की एग के मेम्ब्रेन में कुछ चेंजमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये बाकी अदर स्पर्म को एंट्री को रोकता है, एग जो है। तो इस वजह से क्या होता है? अच्छा, ये प्रोसेस कब होगा फर्टिलाइजेशन का? जब मेटिंग होती है, मेटिंग या कॉपुलेशन या क्वार्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेटिंग जब होती है मेल फीमेल की, उसके बाद ये स्पर्म जो होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्ट में जाता है और फिर ओवम के पास जाता है, वहाँ पे फिर ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो ओवम शादी का, ओवम का ओव्यूलेशन जब होगा तो ओवम जो है रिलीज होकर कहाँ पे आएगा? एम्पुला या स्टिमस के जंक्शन, यहाँ पे जैसे बना हुआ ना डायग्राम। ठीक है, ओवरी से ओवम रिलीज होगा और ये एम्पुला स्टिमस जंक्शन पे आएगा। ठीक, ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी ओसाइट, ये भी सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में होता है। तो ये एम्पुला स्टिमस के जंक्शन पे आया, और फिर इसके अलावा यहाँ पे स्पर्म जो है वो जब एंटर किया यूट्रस से होते हुए आया, तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं एम्पुला स्टिमस के जंक्शन पे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, ये दोनों मिल रहा है और स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से बाइंड कर रहा है। ठीक, तो ये प्रोसेस जो होता है इसके बाद क्या है कि इसकी थिकनिंग हो जाती है ओवम या एग की जो है। जब ये स्पर्म इससे बाइंड करेगा तो इसकी ओवम की थिकनिंग हो जाएगी इसकी वॉल की, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म जो है ना इसको अंदर एंटर नहीं करने पाएंगे और ओवम को फर्टिलाइज नहीं करने पाएंगे। तो एक बार में एक ही स्पर्म जो होता है ये ओवम को फर्टिलाइज करता है। एक बार में एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा और बाकी स्पर्म को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें सेकेंडरी ओसाइट में सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा बाहर है और फिर इसके अंदर जोना पेलुसिडा है। इस से इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ, पेरिविसाइट इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ। अभी ये सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में है। जब ये स्पर्म बाइंड करेगा तो ये ओवम बन जाता है और एक पोलर बॉडी बन जाती है छोटी सी, ये सब बताते हैं अभी। तो
ओवम बन गया और फिर सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे जो इसके स्टेजेस हैं, जब ये स्पर्म आ रहा है ओवम से बाइंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाले स्पर्म भी हो सकते हैं या ये वाई वाले स्पर्म भी हो सकता है, क्योंकि मेल में एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म आया है और फीमेल में तो क्या होता है, एग होता है, उसमें एक्स ही होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स होता है, क्रोमोसोम क्या होता है फीमेल का, एक्स एक्स होता है। तो इसमें हमेशा एक्स टाइप का ही ओवम बनता है, एक्स क्रोमोसोम वाला ही ओवम बनता है। और स्पर्म जो होते हैं या तो एक्स वाले बनते हैं या तो वाई वाले बनते हैं। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया है तो एक्स एक्स बनेगा, यानी फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर ना एक्स क्रोमोसोम वाला अगर ओवम एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज किया है तो मेल फीमेल चाइल्ड बनेगा। और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज किया है तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म अगर एक्स ओवम को फर्टिलाइज किया तो मेल चाइल्ड बनेगा, यानी एक्स वाई बनेगा। तो ये कंडीशन होती है, यानी जो चाइल्ड का जेंडर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, मेल के स्पर्म पे, कि मेल का स्पर्म एक्स है या वाई है, ठीक है। मेल का स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम वाला है तो फीमेल चाइल्ड बनेगा, और मेल का क्रोमोसोम अगर मेल का स्पर्म जो है, यानी जो स्पर्म आया है वो अगर वाई क्रोमोसोम वाला है, वो उससे फर्टिलाइज किया ओवम से, तो मेल चाइल्ड बनेगा। फीमेल चाइल्ड बनने के 50% चांसेस होते हैं या 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड बनने के। अब इसमें जो है जाइगोट जब बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो पहले जाइगोट बनता है, फिर उससे एम्ब्रियन डेवलपमेंट वगैरह होते रहते हैं और एक मैच्योर चाइल्ड बनता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है, ठीक है, यानी जाइगोट में पहला डिवीजन हुआ, ऐसे दो सेल्स बनी, ठीक है, दो सेल्स बनती हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो दो सेल बनी, क्लीवेज की, इसमें क्लीवेज का प्रोसेस होता है ना, नॉर्मल डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस या म्यूसिस नहीं होता, क्या होता है क्लीवेज। क्लीवेज होता है, ये माइटोसिस का एक टाइप है, लेकिन इसमें सेल की साइज नहीं बढ़ती। सेल में डिवीजन तो होते रहेंगे, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ते रहेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन सेल की साइज नहीं बढ़ेगी, उतनी की उतनी रहेगी। तो इसीलिए ये जो 2-4 से 8 2-4 स्टेज, टू सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल या 15 सेल, जितनी भी सेल स्टेजेस होती हैं, इन सब की साइज लगभग इक्वल होती है, क्योंकि इसमें सेल्स का नंबर तो बढ़ता है लेकिन सेल की साइज नहीं बढ़ती। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब चल रहा है, यानी क्लीवेज जब चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्लीवेज में अलग अलग स्टेजेस बन रही हैं। 8 सेल स्टेज को, 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग मरुला बोलते हैं, क्योंकि शहतूत की तरह दिखती है, मलबेरी की तरह, तो इसलिए इसको मरुला कहा जाता है। तो 8 से 16 सेल स्टेज होती है, ये मरुला होती है। अच्छा, ये यहाँ पे अम्पुलास्टमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो ये आगे बढ़ रहा है। अब ये इसमें जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज वगैरह हुआ, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें क्लीवेज होता है क्या, 8-16 सेल स्टेज बन गई, ब्लास्टोसिस्ट फिर बनता है ना, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अदर एनिमल में इस स्टेज को हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अलावा दूसरे एनिमल्स में ब्लास्टुला इसको बोलते हैं, ह्यूमन में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होती है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट होती है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है, इसके थ्रू ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, यानी इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। इसके बाद फिर ये गैस्ट्रुला वगैरह बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से गैस्ट्रुला, यानी इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन बनना चालू हो जाएंगे और डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर बन जाती हैं। तो एक क्लीवेज की स्टेज होती है यहाँ पे। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि मेल स्पर्म जो था वो एग से फ्यूज़ किया और फर्टिलाइज किया उसको, दोनों के न्यूक्लियस मिले और एक जाइगोट बन गया। अच्छा, स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होता है। दोनों जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट क्या बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। फिर उसमें डिवीजन वगैरह होते हैं, मोरुला और ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट और फिर गैस्ट्रुला, ये सब बनता है। और फिर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी एंडोमेट्रियम से आके जुड़ जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये सब पूरा प्रोसेस कहाँ पे दिखाया गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये सब कहाँ पे दिखाया गया, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में दिखाया गया। यानी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका इम्प्लांटेशन वगैरह सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही चलता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होता है क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है। और इसके बाद ब्लास्टोमिया में 2 तरह के सेल बताए, ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह के सेल बताए, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है, इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। और ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से ये एंडोमेट्रियम से अटैच करने में हेल्प करती है।
ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच करने में हेल्प करती है, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाती है, यानी ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रही है। तो जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो के एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस से जुड़ने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इसके बाद फिर उसके डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, यानी प्रेगनेंसी की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। एंडोमेट्रियम इस चीज़ को जो है ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसके अंदर गैस्ट्रोला वगैरह बनता है ना। यहाँ पे बेबी गैस्ट्रो इस तरह से दिखाया हुआ है, ये एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जुड़ा होता है यूट्रस से, ठीक है। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स वगैरह का सप्लाई होता है, जिसके थ्रू इसको ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू और प्लेसेंटा से, प्लस प्लेसेंटा यहाँ पे होती है, तो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह मिलते रहते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और योग सैक में इकट्ठा होते हैं। तो योग सैक जो होता है इसका, एक और कुछ चीज़ थी क्या, छोटा तो नहीं यहाँ पे। अच्छा, जब ये इसका एम्बेडिंग होगी, इम्प्लांटेशन होगा, उसी टाइम पे इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा बन जाता है एंडोमेट्रियम, यानी जिस पार्ट से जो है एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है तो वहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये एक जंक्शन है, और ये क्या बनाएगा, HCG हार्मोन, ये HCG हार्मोन बनाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो होता है HCG, इसका भी यहाँ पे वो लिखा होगा HCG, और कुछ और हार्मोन बन रहे हैं ये, और रिलैक्सिन वगैरह हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है। HCG बन रहा है, तो HCG जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम को डिजनरेट नहीं होने देता, खत्म नहीं होने देता। तो HCG हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म नहीं होने देता, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है तो यूट्रस की वॉल थिक बन जाती है। अगर HCG ना बने, यानी प्लेसेंटा अगर प्लेसेंटा से HCG अगर सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, तो इसकी वॉल शेड कर जाएगी, और टाइम से पहले ही जो है ये इसका जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये यूट्रस से बाहर आ जाएगा, स्क्वीज आउट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से HCG बनता रहता है, प्लेसेंटा से HCG बनता रहता है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है। यूट्रस की वॉल को जब बनी रहती है, उसकी थिकनिंग बनी रहती है, उस वजह से फिर वो एम्ब्रियो भी रिटेन रहता है यूट्रस के अंदर 9 मंथ तक, और उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस चलती रहती हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब स्टेजेस बन हार्मोन अलग अलग, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते रहते हैं। और यहाँ पे फिर रिलैक्सिन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये ओवरी से बनते हैं ना। और उसके बाद क्या है, रिलैक्सिन, ठीक है, ये ओवरी से सिक्रेट होता है, ठीक है। रिलैक्सिन जो होता है ये भी ओवरी से सिक्रेट होगा, ये हार्मोन कुछ ओवरी से सिक्रेट हो रहा है। प्लेसेंटल विलाई, यहाँ पे प्लेसेंटा में कुछ विलाई है, और यूट्रस की कैविटी है, योग सैक है, एम्ब्रियो है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, और प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। अच्छा, जब ये प्रेगनेंसी के स्टेजेस चल रही होती हैं तो यहाँ पे सर्विक्स में एक प्लग बन जाता है, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो बाहर नहीं आता, तो इसको एम्ब्रियो को अंदर रखने के लिए यहाँ पे एक प्लग बन जाता है, ठीक है, यानी एक कवरिंग बन जाती है सर्विक्स में, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ही रहता है। तो ये स्टेजेस हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। और यहाँ पे एक हार्मोन याद रखना है कि HCG हार्मोन बन रहा है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा क्या होता है, जहाँ पे यूट्रस की जिस पार्ट से एम्ब्रियो जो है वो अटैच होता है, ठीक है, वहाँ पे एक जंक्शन बना लेता है, और उसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एक तरह से कनेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। मदर के यूट्रस और बेबी के बीच में, एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन काम करते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो भी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करना होता है या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है तो वही प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। यहाँ पे कुछ कोरियोनिक विलाई भी होते हैं ना, ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, और ठीक है, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन जो है ये यूट्रस के अंदर जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ये वाला पार्ट, ठीक है। प्लेसेंटा के ऐसे प्लेसेंटा बना हुआ है, उसी में कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बने हुए हैं एम्ब्रियो के थ्रू,
इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो प्लेसेंटा का रोल क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा, सबका रोल किसमें होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और प्लेसेंटा जो होता है ये हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एचसीजी, एचपीएल, ठीक है, इस तरह का हार्मोन रिलीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि फिर बर्थ के बाद मिल्क का सिक्रेशन होता है। इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो है ब्लास्टोसिस जो है, ठीक है, ब्लास्टोसिस में डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये सारी लेयर बनती हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर बनती है एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी वो गैस्ट्रोआ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर, इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। एक्टोडर्म जिससे स्किन बनती है, एंडोडर्म जिससे डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, एंडोडर्म से गट बनती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है एंडोडर्म से, डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म से स्किन वगैरह बनती है और मेसोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन बनने का प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस इसको बोलते हैं। ये चलता रहता है बेबी में। 3 जम्प्स लेयर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इनर सेल मास अभी बताए थे कि ब्लास्टोसिस में इनर सेल मास होता है और ट्रोफोब्लास्ट होता है। तो इनर सेल मास जो होता है इसमें स्टेम सेल्स होती हैं। इनर सेल मास में क्या होती है? स्टेम सेल्स जो होती हैं वो उसकी पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को बना सकती हैं। तो इनर सेल मास से अगर उसके कुछ सेल रिमूव भी कर दिया है तो भी जो बचे हुए सेल हैं वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को फिर से बना लेंगी। तो इनर सेल मास की पोटेंशियल होती है कि वो स्टेम सेल्स होती हैं ना। इनर सेल मास क्या होती है? स्टेम सेल्स होती हैं, उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना सकती हैं। अगर जैसे 5-6 मान लो इनर सेल मास है, उसमें से हमने 5 रिमूव भी कर दी, तो अगर एक भी इनर सेल मास बचे तो फिर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना लेगी। तो इनर सेल मास जो होती है स्टेम सेल्स, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना लेती हैं। इनके अंदर टोटल पोटेंशियल देखने को मिलती है। और ह्यूमन में प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 9 मंथ का होता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। तो ह्यूमन्स में कितना है? 9 मंथ का है। और यहाँ पे कुछ ग्रोइंग फीटस के साइन देखने को मिलते हैं ना, जो स्टेथोस्कोप वगैरह से डॉक्टर लोग सुनते हैं। हार्ट साउंड वगैरह जैसे देखने को मिलता है, हार्ट साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से। इसके अलावा सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट मंथ में होता है ना, फर्स्ट मंथ में क्योंकि हार्ट बन जाते हैं एम्ब्रियो में पहले ही महीने में, तो फीटस में जो है हार्ट का साउंड सुनाई देने लगता है। फिर सेकेंड मंथ में क्या होता है? उसके लिम्स और डिजिट्स वगैरह बन जाते हैं। 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बन जाते हैं, ठीक है। और पहले 3 महीने में, ठीक है, प्रेगनेंसी के जो है या कह सकते हैं प्रेगनेंसी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो होती है प्रेगनेंसी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और अबॉर्शन के चांसेस भी हाई रहते हैं। मिसकैरेज जिसको बोलते हैं ना, मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। मेजर ऑर्गन सिस्टम यहाँ बन रहा है लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। और फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलती है 25th मंथ में। फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी फीटस की, यानी फीटस का हल्का डुलता उसमें महसूस होगा। और हेयर और उसमें हेड, ये सब चीज़ें 5th मंथ में बन जाएंगी, यानी सर पे बाल आ जाते हैं, उसके हेयर्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। 24 वीक एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का जो ग्रुप होता है उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके हेयर्स वगैरह भी उसके ऊपर दिखने लगते हैं और बॉडी पे फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती है, यानी पलक झपकने वगैरह लगेंगी, आई लैशेस, आईलिड्स आ जाएंगी, उस पर पलकें आ जाएंगी, आई लैशेस वगैरह, और पलक और भौं ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो आईलिड्स और आई लैशेस बन जाते हैं। बाई द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। फिर एंड ऑफ 9 मंथ में क्या होगा? फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। फीटस डिलीवर्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। तो 9 मंथ के पे फीटस की डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है फीटस का। क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है? पहले हार्ट बना, ठीक है, हार्ट के बाद लिम्स वगैरह उसके बने, और फिर उसमें जेनिटस ऑर्गन वगैरह बने, और उसकी मूवमेंट भी देखने को मिली 5th मंथ पे। फिर उसमें आई लैशेस, हेयर्स, ये सब चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, और फिर 9 मंथ के एंड पे उसकी डिलीवरी हो गई। इसके बाद क्या होता है? पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन लोग बोलते हैं डिलीवरी को, ठीक है, डिलीवरी ऑफ फीटस इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। पार्चुरेशन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है।
और इस दौरान जो होता है मदर को काफ़ी पेन वगैरह भी होता है, तो उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसकी वजह से इसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में काफ़ी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में। ठीक है, तो बताया था मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उस पर ऑक्सीटोसिन वर्क करता है और मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी पेनफुल कंडीशन ये हो जाती है। और दूसरा है लैक्टेशन, यानी जब इसका चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा तो मेमरी ग्लैंड से उसको मिल्क वगैरह ऑब्टेन होता रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। अच्छा, मिल्क जो होता है ये बेबी को फीड कराने के लिए कहा जाता है। मिल्क जो होता है तो उसमें क्या होता है, मिल्क में होता है कोलेस्ट्रम, जिसको मिल्क को कोलेस्ट्रम भी हम लोग बोलते हैं ना, इसमें विटामिन होता है। ठीक है, और कौन सा विटामिन होता है ये मिल्क में? वैसे तो विटामिन डी रहता है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन, विटामिन ए बी वो सब चीज़ें रहेंगी। और इसमें केसिन प्रोटीन होता है मिल्क में। ठीक है, प्रोटीन जो होता है कैसिन प्रोटीन है, मिल्क का प्रोटीन याद रखना है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है मिल्क में, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, प्रेफर किया जाता है कि फर्स्ट 6 मंथ तक जो है बेबी को मदर का मिल्क मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ तक बेबी को मदर का मिल्क मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, उसको बहुत जल्दी डिसीजेज हो सकते हैं, तो इस वजह से उसको रिकमेंड किया जाता है कि बेबी को फर्स्ट 6 मंथ तक मदर का मिल्क मिलना चाहिए। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसको डिसीज़ वगैरह से बचाते हैं। और ये कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? IgA होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है, तो ये इसको मदर के मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं ना, इसमें IgA होती है। और ये जो मिल्क फीडिंग का प्रोसेस जो होता है ना, बच्चा जो है मिल्क ऑब्टेन करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आई होप आपको इसमें जो भी चीज़ें अभी तक बताई हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर चैप्टर के नोट्स वगैरह मिलते रहें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो। और बोर्ड के लिए तो इतना जो है सफिशिएंट है। चैप्टर को एक उसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी आप लोग इसके जो भी थ्योरी पार्ट बचा हुआ है वो रीड कर सकते हैं। मेन चीज़ें सारी हम लोग इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जो भी कुछ एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और यहाँ पे डायग्राम भी देख चुके हैं, कौन कौन सा डायग्राम एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो उनकी भी तैयारी में हेल्प हो, उनकी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।